और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल 2022 की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए जो समसामयिकी है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी सामान्य ज्ञान या फिर करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे उसका हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ये सीरीज ख़त्म होने के बाद 2022 का करंट अफेयर ख़त्म होने के बाद ये धीरे धीरे सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश का एक और सीरीज लाएंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश के स्टैटिक की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, भूगोल है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल आप पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 मैं इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दूँगा। उसमें मैंने रामसर साइट के बारे में काफ़ी तमाम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कराया था। तो आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय है वो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा मेरठ में इसकी शिलान्यास किया गया है। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है वो आपका 91 एकड़ में बन रहा है। काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और ये नेशनल लेवल का एक खेल विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो आपका मणिपुर में बनाया गया था और यूपी का आपका यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा अभी हाल ही में विधानमंडल पुस्तकालय में कुछ पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो उसमें बीजेपी शासित या फिर बीजेपी समर्थित जो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके कुछ व्याख्यानों का वहाँ पे एक संग्रह दिया गया है। जैसे कि विधानसभा में राजनाथ सिंह, ऐसे करके काफ़ी पुस्तकों का, लेखों का विमोचन किया गया है। उसमें एक जो प्रसिद्ध यहाँ पे मतलब एक जो परीक्षा में पूछ सकता है तो राम नाईक जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ही अभी के पहले राम नाईक जो थे वो आपके राज्यपाल रह चुके हैं। तो उनका एक आत्मकथा है चरैवेति और उसी का मतलब एक पुस्तक प्रकाशित किया गया उसी से संदर्भित, कर्म योद्धा राम नाईक। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अगला प्रश्न की बात कर लें तो SIT, इसको हिंदी में कहते हैं आतंकवाद निरोधक दस्ता, मतलब आतंकवाद समाप्त करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो के पास तो खुद की आपकी आतंकवाद निरोधी संस्था है, उसके पास कई इस तरह के जैसे IB हो गया, ठीक है, CBI हो गया, मतलब अलग अलग तरह की जांच एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूद हैं। लेकिन प्रदेश स्तर पे आपका आतंकवाद से निरोधित कोई दस्ता इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो NIA जैसे कि आपका नेशनल लेवल पे NIA है, तो उसी तरीके से प्रदेश लेवल पे जो SIT का गठन है तो SIT का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो SIT जो है वो आपका अभी हाल ही में उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, मतलब उनकी ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में SIT के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर जो बना है वो आपका कहाँ पे बनाया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि ये सहारनपुर देवबंद नामक स्थान में बनाया गया है। ठीक है, अब एक समाचार अभी हाल ही में न्यूज़ में था, करंट अफेयर, वो है कि नेशनल हाईवे 233 ये इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है, या कह दीजिए कि लुम्बिनी के नज़दीक जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के यहाँ बनारस वाराणसी के सारनाथ तक का एक आपका नेशनल हाईवे जो है 233 उसको यहाँ पे बनाने की बात चल रही है। ठीक है, नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास भी किया था चीफ मिनिस्टर के साथ में और इसका काम चल रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये आपका लुम्बिनी से सारनाथ अभी हाल ही में एक शिलान्यास किया गया है, तो वो कौन सा नेशनल हाईवे है? तो ध्यान रखेंगे नेशनल हाईवे संख्या 233। कई बार आपसे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही, आप हमारे चैनल जुड़ेंगे तो आपको अलग अलग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो उसमें नेशनल हाईवे का नामांकन जो है उसकी नई पद्धति जो है उसमें क्या है, मतलब वर्टिकल ऊपर से नीचे तक जब नेशनल हाईवे होता है तो उसका क्या नाम रखा जाता है, जब वो आपका हॉरिजॉन्टल में होता है, क्षैतिज में होता है, तो उसका क्या नाम रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि जल पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है, जो कि केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और बाकी जो स्थान है इसका मैंने यहाँ पे सीरीज लिख दिया है शॉर्टकट में।
पहला है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है आपका तमिलनाडु। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को 2022 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये 2022 की जो न्यूज़ है मैं उसी को बता रहा हूँ, या बहुत होगा तो 2021 की न्यूज़, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट आपको इससे एक मतलब हैबिट डेवलप होगी कि आप परीक्षाओं के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो मतलब आप समाचार पढ़ते रहें, पेपर पढ़ते हैं, तो आपको ये सब जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब अगली बात है कि उसी श्रेणी में, जो आपका जल पुरस्कार की श्रेणी में ही, मुजफ्फरनगर जो है उसको सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया नॉर्थ सेक्टर में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में दिया गया। तो जो नॉर्थ के जितने भी प्रदेश हैं उसमें एक ज़िला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। तो उस ज़िले को आपका केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा जल पुरस्कार दिया गया है, जिला वाइज। और बलुआ एक गांव है जो कि बनारस, वाराणसी में स्थित है। तो उसमें भी आपका नॉर्थ सेक्टर में जो सबसे अच्छा गांव है जिसमें जल प्रबंधन से संबंधित है, तो उसमें भी इस बलुआ वाराणसी को पुरस्कार मिला। तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी उसको मैंने बता दिया। ई गवर्नेंस पुरस्कार भी अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो ई गवर्नेंस पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे पोर्टल थे जिसमें उन्होंने गवर्नेंस को आसान बनाया है। ठीक है, ईजी टू गवर्न। तो गवर्नेंस को आसान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। बहुत से आपके डैशबोर्ड हो गए, पोर्टल हो गए, उनके माध्यम से। तो कुछ को पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका यूपी दर्पण एक डैशबोर्ड है, जिसमें कि यूपी दर्पण से संबंधित, किससे संबंधित है आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में ई गवर्नेंस पुरस्कार यूपी दर्पण डैशबोर्ड को प्राप्त हुआ। यूपी दर्पण किससे संबंधित है? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी ये ग्रीवांस रिडर्सल के लिए है, हिंदी में इसको बोलेंगे शिकायत निवारण के लिए है। ग्रीवांस रिडर्सल मतलब शिकायत निवारण के लिए, त्वरित और कुशल। तो इसका मतलब जो फीडबैक है वो काफ़ी सही है, इसलिए इसको ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ। और भी जो आपके ऑनलाइन जो मीडिया है, जैसे कि हायर एजुकेशन सेक्टर में कई अवार्ड मिले हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि अभी कोविड को के मद्देनज़र तो फिजिकल रूप से आपके लाइब्रेरी तो खुली नहीं होती थी। तो डिजिटल लाइब्रेरी का जो प्रचलन है विश्वविद्यालयों में, वो आपका यहाँ पे देखने को मिला हायर एजुकेशन में, यूपी में। और ऑनलाइन जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे वितरित किया गया भारी मात्रा में। तो मतलब विश्वविद्यालय के द्वारा एनओसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एनओसी कई विश्वविद्यालय में कई तरीके की चीज़ होती है। आप कहीं वहाँ से नाम कटा के दूसरे जगह जाना चाहते हैं, वहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ये सब माध्यम जो होता है एनओसी वहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगला है आपका, एक है मित्र, माइन मित्र पोर्टल है, और फिर उसके बाद एक आपका है सेवा मित्र पोर्टल। तो जो माइन मित्र है वो आपका माइनिंग से संबंधित है। तो अगर माइनिंग कोई करना चाहता है तो उसकी बिडिंग से लेकर के, बिडिंग प्रोसेस से लेकर के, या फिर कोई भी अगर शिकायत का निवारण है या फिर उसमें कोई जानकारी है तो उसको उस पोर्टल पे प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ पे तत्काल सेवा उपलब्ध है। इसी तरीके से सेवा मित्र पोर्टल था, जो किसानों से संबंधित जो भी, जैसे कि मृदा परीक्षण, या फिर किस खेती के लिए उपयुक्त है हमारा ज़मीन, या फिर सॉइल टेस्टिंग, तो वही उसी को मृदा परीक्षण कहेंगे। तो फर्टिलाइज़र कौन सा लगाना है, ठीक है, किस मिट्टी के लिए, कौन से फसल के लिए कितना फर्टिलाइज़र लगाना है, कितना पानी चाहिए, ठीक है, कितना बीज देना है, ये सारी चीज़ें जो है आपका सेवा मित्र पोर्टल पे किसानों के लिए उपलब्ध थी, और इसने भी अपना अच्छा काम किया है। अब अगला एक जानकारी है, वो है कि आप जानते हैं कि NIT IIT जो हैं नेशनल लेवल की टेक्निकल इंस्टीट्यूट होती हैं। तो हमारे यूपी में पहली बात तो आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या स्थित है। तो यूपी में 2 IIT स्थित है, एक NIT स्थित है, और एक आपका IIIT है। ठीक है, तो मतलब जो सबसे फेमस है उसकी बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप ये भी जानते होंगे कि IIIT इलाहाबाद प्रयागराज की शाखा जो है वो आपका लखनऊ में भी स्थित है, लेकिन मुख्य शाखा इलाहाबाद में है। इसी तरीके से MNIT जो है वो आपका प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो मोतीलाल नेहरू जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें आपका नेशनल लेवल का एक लॉन टेनिस और एक बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो बनाया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अभी नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का एक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट किस मतलब संस्थान में उत्तर प्रदेश में बना है, तो सीधा सा प्रश्न बन जाएगा। अगला एक प्रश्न आप तो जानते ही होंगे कि एक कथक सम्राट थे जिनका नाम था बिरजू महाराज, उनका निधन हुआ है। तो निधन से संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें ये आपका रहेगा। तो इनमें क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहली बात तो इनका एक्चुअल नेम जो था वो ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था, और ये
आप जानते होंगे कि जो भी जैसे कोई गायक होता है या फिर कोई जो नृत्य करता है, जो डांस करता है, तो उसका एक घराना होता है। तो जैसे कालका बिंदा दिन घराना लखनऊ से ये संबंधित है। किस घराने से संबंधित है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कालका बिंदा दिन घराना जो कि लखनऊ का एक घराना है। अब इसमें कुछ अन्य लोगों से आखिर बिरजू की शिक्षा कैसे हुई थी, शिक्षा दीक्षा नृत्य के प्रति इनका रुझान कैसे पैदा हुआ। तो इनके पिता जो थे उनका नाम था अच्छन, ठीक है। तो अच्छन महाराज, इसी तरीके से इनके चाचा थे शंभू महाराज और एक लच्छू महाराज। लच्छू महाराज का नाम भी आपने सुना होगा। तो बिरजू महाराज जो है, ये तीनों भी, जो इनके पापा और इनके दो चाचा थे, ये लोग भी आपका यहाँ पे कथक से ही संबंधित थे। तो ये भी आपका एक समाचार के तौर पे इसको देख सकते हैं। आगे एक न्यूज है, वो है आगरा मास्टर प्लान 2021। ये किससे संबंधित है? जो ताज धरोहर क्षेत्र है, जैसे कि ताजमहल का अगर एरिया को कंजर्व करना है, उसको एक वेल डेवलप्ड तरीके से पर्यटन के लिए व्यवस्थित करना है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों को भी उसी तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2021-31 तक का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आगरा मास्टर प्लान 2021-31 कहा गया है। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल के 100 मीटर के आसपास कोई भी स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, उसके परिसर के 100 मीटर दूर तक कोई भी स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। उसके बाद 100 से लेकर के 300 मीटर तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, तो उसने उसके अनुसार एक मंजिला घर बनाया जा सकता है, जिसकी हाइट जो है 3.75 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका आगे है। तो इस तरीके से ये आगरा मास्टर प्लान जो है, अब इसमें जैसे ताजमहल व महताब से लेकर के रामबाग का जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र को ताज धरोहर क्षेत्र के अंतर्गत उसको सजाने संवारने की बात चल रही है। उसको मास्टर प्लान 2031 तक रखा गया है। अगला है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकली, जिसमें भारत देश के मतलब प्रदूषित शहरों की चर्चा हुई। तो भारत में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में से उत्तर प्रदेश के 9 शहर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन कौन से शहर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बनारस जो है वो तीसरे नंबर पे है, जौनपुर आपका दूसरे नंबर पे है। अब आप पूछेंगे प्रदूषण है ये कैसे पता चलेगा? तो एक इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। वायु की जो गुणवत्ता है उससे संबंधित इंडेक्स जो है वो आपका देखने को मिलता है। तो ये आपका PM 2.5 जो पार्टिकल होते हैं, PM 10 की सांद्रता के आधार पे होता है। तो ये सब कभी चर्चा की जाएगी, ये आपके रुझान के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप एक्चुअली में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये बनारस तीसरे नंबर पे, उसका आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 है। जौनपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 है। अब कौन कौन से शहर हैं, जैसे कि घाटमपुर, जौनपुर, वाराणसी, सीतापुर, ये पहले नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मड़ियाहू, उन्नाव, नानपारा, पटना, अकबरपुर और कानपुर। ये आपके 10 शहरों के नाम हैं जो कि प्रदूषण के क्षेत्र में टॉप 10 है। अगला है कि हाल ही में आप जानते हैं कि हर साल जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, तो इस साल का भी 26 जनवरी के आसपास ये आपका बाल पुरस्कार जो घोषित किया जाता है, मतलब कुल मिला के ये समझिए जनवरी फरवरी के बीच में ही ये आपका बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो वो सुविधा के अनुसार एक कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि एक पदक दिया जाता है, 1 लाख नगद दिया जाता है। अब इसमें कई सेक्टर में आपको यहाँ पे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो अभी हाल ही में यूपी के 8 बच्चों को यहाँ पे शामिल किया गया। तो नाम भी फिलहाल है, लेकिन नाम आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि 2022 में कितने बच्चों को, 2021 में, क्योंकि कोविड के चलते 2021 वाले बच्चों को भी नहीं दिया जा सका था। उनका चयन तो किया गया लेकिन उनको दिया नहीं जा सका था, साथ में ही दिया गया अभी। तो 2022 में 3 बच्चों को, अभिनव, चंधारी और जिया, नाम मैंने लिख दिया था, लेकिन 2021 का नाम नहीं लिखा, उसमें 5 अन्य बच्चों को प्राप्त हुआ है पुरस्कार। अब यहाँ पे एक समाचार और है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के
14 लोगों को 2022 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए। पद्म पुरस्कार जो है आपका किसी भी नागरिक को मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न है नागरिकों को जो प्राप्त होता है। उसके बाद आपके पद्म पुरस्कार होते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है वो 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये इसमें से अभी जैसे राधे श्याम खेमका हो गए, कल्याण सिंह हो गए, इनको पद्म विभूषण मरणोपरांत, ठीक है, पोस्टमसली आपका पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। उसके बाद आपका पद्म भूषण जिनको जिनको मिला तो वो आपका राशिद खान और वशिष्ठ त्रिपाठी को मिला। इनके क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं, उतना डिटेल में अगर वीडियो बनाना होगा तो पद्म पुरस्कारों के बारे में जब वीडियो बनेगा तो उसमें इसकी चर्चा होगी। अब पद्मश्री जिसको मिला, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, आपको नाम एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। कमलिनी नलिनी अस्थाना, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मैंने सारे नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे शीश राम हो गया, पाल सिंह, विद्या बिंदु सिंह, शिवानंद, अजय सोनकर, अजिता श्रीवास्तव, कमलाकर त्रिपाठी, शिवनाथ मिश्र, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के नाम थे जिनको यहाँ पे पद्म श्री प्राप्त हुआ, क्योंकि पद्म भूषण जो है वो मैंने बता दिया, पद्म विभूषण ऊपर ही बता दिया। ये सब लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ। टोटल 14 लोग थे, तो 4 ये हो गए, बाकी 10 लोग ये हैं। अंतिम जो है वो ये है, एक यहाँ पे मैंने संविधान से संबंधित भी एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, वो ये है कि आर्टिकल 169 के तहत, आर्टिकल 169 के तहत ये राज्य सरकारों के पास एक अधिकार है कि वो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में हर जगह, हर प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 सदन तो होते हैं, एक विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन हर प्रदेश में आपके ये दोनों सदन उपस्थित नहीं होते। उसके लिए आपका रिजोल्यूशन विधानसभा में पास करा करके ये आपका राज्यसभा के पास भेजना पड़ता है, मतलब पार्लियामेंट के पास भेजना पड़ता है। तो अब उनकी इच्छा है, अगर वो उसमें उसको रिजोल्यूशन को पास कर देंगे तो आपका बन जाएगा विधान परिषद, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पास करते तो नहीं बनेगा। अब इसमें जैसे विधान परिषद में कैसे चयन होता है उसकी अगर बात करें तो उसमें 1/3 और 1/12